Very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel Gyanvat, the Temple of Knowledge. So, जैसा कि आपको पता है मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ, न्यू एनसीईआरटी साइंस सीरीज चला रही हूँ और आज मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन आज कुछ नया है। अभी तक आपको पता था कि मैं क्लास 6 और 7 चला रही थी, 6 और 7 का लेके आ रही थी। लेकिन आज से आपका क्लास 8 भी स्टार्ट हो गया है, यानी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी की साइंस का जो भी आपका चैप्टर है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, वो सारे अब कवर किए जाएंगे। आज से आपका ये 8th क्लास भी स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट क्लासेस भी लेके आऊंगी। सो तब तक के लिए आप हम लोग इसलिए आप मुझसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी तक क्योंकि हमारा जो फ़ोकस था वो ये था कि छोटे बच्चे यानी क्लास 6th और 7th के स्टूडेंट भी हमें देख रहे होंगे। इसके साथ-साथ वो लोग भी देख रहे होंगे जो साइंस से अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, जिन्हें साइंस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है या वो साइंस के लिए बिल्कुल ही नए हैं। ऐसे स्टूडेंट के बारे में भी हम टारगेट करके चल रहे थे। लेकिन क्योंकि अब हम अज़्यूम कर रहे हैं कि जो क्लास 8th के बच्चे होते हैं, वो मेंटली थोड़े ज़्यादा मैच्योर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 6th और 7 और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट या जो नए लोग आए होंगे जो साइंस से इंट्रोड्यूस नहीं थे, उनके लिए हम ये होप कर रहे हैं कि वो जो होंगे वो हमारे 6th और 7th के वीडियो देख के आ रहे होंगे। सो इसलिए यहाँ से इस क्लास 8 का जो मैं नया सीरीज शुरू कर रही हूँ, क्लास 8 का जो मैं साइंस शुरू कर रही हूँ, इसमें आपको मेरा जो टीचिंग पैटर्न है वो थोड़ा-सा चेंज दिखेगा। ये थोड़ा-सा मैच्योर्ड दिखेगा क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रही थी, एक चीज़ को बार-बार रिपीट कर रही थी, सेम काइंड के एग्जांपल्स ले रही थी, एक सेंटेंस को ही, एक चीज़ को ही मैं कई एक्सप्लेनेशन दे रही थी उस चीज़ के। जिससे कहीं न कहीं जो लोग न्यू हैं या फिर छोटे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें चली जाएँ, ठीक है? लेकिन क्लास 8 में आपको बहुत सारी क्लास 7 और 6 में आपको बहुत सारी कार्टून पिक्चर्स वगैरह दिख रही थी, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिख रहे थे, थोड़ी बहुत मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, किचन एग्ज़ाम्पल्स ले रही थी, ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स ले रही थी। लेकिन यहाँ पे अब आपको पैटर्न चेंज मिलेगा, ये थोड़ी मैच्योर टीचिंग होगी, जहाँ पे मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, बहुत सारी इमेजेस आपको नहीं दिखेंगी और थोड़ा एक लेवल हाई करके थोड़ा मैच्योर्ड लेवल पे यहाँ से टीचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है? क्लियर हो गया? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपका क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट है, तो ये चैप्टर फर्स्ट है आपका। क्लास 8 की साइंस सीरीज़ का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सो पहले कंटेंट टेबल देख लेते हैं कि इस पूरे सीरीज में इस क्लास 8 में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या हमारा कंटेंट है, क्या-क्या हमें पढ़ना है, क्या-क्या हमें कवर करना है, ठीक है? सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जिसका फर्स्ट पार्ट आज मैं लूँगी आपके लिए इस पूरे पार्ट में मैं इसका इसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लूँगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, conversion of plant and animal, reproduction in animal, reaching the age of adolescence, force and pressure, friction, sound, chemical effect of electric current, some natural phenomena and light. तो ये टोटल 13 चैप्टर हैं आपके जो कि मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज में कवर करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पता है मैं क्लास 6 और 7 में आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जो है फूड की नीड होती है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए होता है। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं दैट इज़ प्लांट और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड के लिए, अपनी फूड नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं दैट इज़ एनिमल एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करते हुए जितने भी एनिमल हैं, मोस्ट ऑफ जितने भी एनिमल हैं, वो सारे हमारे अ, आते हैं किस कैटेगरी में जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड नीड के लिए। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे प्लांट पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो यानी इन शॉर्ट हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। फूड की ज़रूरत क्यों होती है? अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, हमारी बॉडी जो भी काम करती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो भी काम करती है, उन सारे कामों को करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें बहुत ही ब्रॉड वे में, बहुत ही हाई लेवल पे
फूड चाहिए होता है, जिससे कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड को पूरा कर सकें, ठीक है? तो इस हाई लेवल फूड प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट करना होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अपने मेंटल पावर को यूज़ करके क्रॉप को, फूड को प्रोड्यूस करना होता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुँचा सकें, उनका मैनेजमेंट कर सकें और किसी तरह का कोई भी फूड वेस्ट ना हो, ठीक है? तो इसी सब के बारे में कि जो हम फूड बनाते हैं, जो हमारा फूड का प्रोडक्शन होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो ये सारा कि फूड का प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, उसका ट्रांसफर, उसका जगह-जगह पहुँचाना, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, यही इस चैप्टर में है। इसी के बारे में हम डिटेल्ड वे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग्स थे, वो खानाबदोश थे, नोमेसाइड थे, ठीक है? वो क्या करते थे, अपने खाने के लिए एक जगह पे रहते थे, फिर वहाँ पे अपने फूड आइटम्स को लेते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पेड़-पौधे जो खुद से उग जाते थे, उनसे जैसे फ्रूट का पेड़ है, तो उससे फ्रूट ले लिए या जो भी खाने की चीज़ें पेड़ों से डायरेक्ट मिल जाती थी, उनको लेते थे और फाइनली जब वो उसका पूरा कंज़प्शन कर लेते थे, पूरा उसे खत्म कर लेते थे, तो वो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर जाते थे। ये प्रैक्टिस बहुत टाइम तक चली। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एग्रीकल्चर सीखा, हमने क्रॉप प्रोडक्शन सीखा। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? क्रॉप जो टर्म है बेसिकली वो क्या होता है, जो हमारा क्रॉप होता है, वो क्या होता है कि जब एक तरह की, एक जैसी सेम काइंड की हम जब कोई फसल या कोई प्लांट को उगाते हैं एक जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पर्टिकुलर एरिया पे केवल व्हीट के प्लांट को उगाया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, व्हीट की क्रॉप हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो भी एक पर्टिकुलर प्लांट हम ग्रो करते हैं, बहुत सारी उसकी स्पीसीज को हम ग्रो करते हैं, बहुत सारे उसके हम पार्ट्स को ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है? एक जगह पे सेम काइंड की प्लांट को उगाना, कल्टीवेट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? इसके बाद जो हमारी क्रॉप होती है, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे सीज़न होते हैं और अलग-अलग, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो क्या होता है, हर जगह पे अलग-अलग टेम्परेचर होते हैं, अलग-अलग तरह के सीज़न होते हैं। कई जगह पे वाटर बहुत ज़्यादा है, कई जगह पे सूखा है, मतलब पा वाटर इतना नहीं होता है, रेन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कई जगह पे रेन बहुत होती है। जहाँ पे माउंटेन एरिया है, वहाँ पे ठंड बहुत होती है। जो बीच एरिया है या जो डेज़र्ट एरिया है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारा इंडिया है, वो बहुत ही ब्रॉड कंट्री है और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, बहुत ही डिफरेंट तरीके के क्रॉप यहाँ पे मिलते हैं, जो शायद किसी और कंट्री के पास इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स अवेलेबल नहीं है जितनी इंडिया के पास है। इसके पीछे रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि इंडिया में जो सीज़न है, इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो हर एरिया में अलग-अलग है, हर एरिया का अपना अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है? और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्रॉप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट हमारी होती है क्रॉप। खारिफ क्रॉप क्या होती है? खारिफ क्रॉप जो रेनी सीज़न में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जब बरसात का मौसम हो रहा होता है, तब जो क्रॉप्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप। उन क्रॉप को हम खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज़? ये हमारे इंडिया में जनरली, मतलब जो जनरल सीज़न होता है, जो जनरल रेनी सीज़न होता है, वो होता है जून से सितंबर तक का। तो ये जो खारिफ क्रॉप होती है, इनका भी सीज़न क्या होता है? जून से सितंबर तक, यानी खारिफ क्रॉप ऐसी क्रॉप्स को कहा जाता है जो कि रेनी सीजन में होती हैं। इंडिया में रेनी सीजन होता है जून से लेके सितंबर तक, तो वो सारी क्रॉप जो इंडिया में जून से लेके सितंबर तक ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं, वो सारी क्रॉप हमारी आ जाती हैं किस कैटेगरी में? खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? पैडी हो जाएगा आपका, मेज़ हो जाएगा, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे इसके कुछ एग्जांपल हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि ये क्रॉप
क्यों एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होती हैं? ऐसे क्या वजह है कि खरीफ क्रॉप जो है वो मानसून सीज़न में ही होती हैं, दैट इज़ जून से सितंबर के बीच में ही होती हैं। हम उन्हें ठंडी में क्यों नहीं उगाते? हम उन्हें या फिर हम उन्हें अप्रैल से लेके जून तक के बीच में क्यों नहीं उगाते हैं? हम उन्हें हमेशा जून से सितंबर के बीच में ही क्यों करते हैं? मानसून के टाइम पे ही क्यों ग्रो करते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इनका कैरेक्टर क्या होता है? इनको ग्रो करने के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यानी जहाँ पे गर्मी हो रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो रही हो, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कंटेंट हो और साथ ही साथ बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो वाटर रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है? हमारी रेन पूरी करती है। जब रेन होती है तो वाटर की रिक्वायरमेंट मतलब अपने आप ही पूरी हो जाती है। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा आउटर सोर्स से वाटर नहीं सप्लाई करना पड़ता है और दैट्स व्हाई इन क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सीज़न होता है या ये क्रॉप जिस सीज़न में बेस्ट ग्रो करती हैं, वो होता है हमारा मानसून सीज़न। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है, वो है हमारी राबी क्रॉप। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में, फर्स्ट इज़ खरीफ एंड सेकंड वन इज़ राबी। राबी कब होती है? राबी जो है वो विंटर क्रॉप है। ये हमारी इंडिया में विंटर कब से होता है? अक्टूबर से लेके मार्च तक अज़्यूम किया जाता है कि विंटर होता है जनरली पूरे इंडिया में। और यही सीज़न होता है हमारे राबी क्रॉप्स का। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। देखिए मटर होती है वो किस सीज़न में आती है? ठंड में ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो राबी क्रॉप की कैटेगरी में है। और राबी क्रॉप्स कौन-सी क्रॉप्स होती हैं? द क्रॉप्स व्हिच ग्रो इन विंटर सीज़न इन इंडिया दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। क्लियर हो गया ये भी? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे हमें काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है, तब हम एक अच्छी क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते हैं। तब हम एक हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, अगर आपने कभी प्लांटेशन किया हो, तो क्या होता है, अगर आप एक प्लांट को लगा दीजिए और उसे एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए, उसकी कोई भी केयर ना कीजिए, उसको अच्छे से मिट्टी में गाड़िए तक नहीं आप, अगर उसे आप अच्छे से गाड़ नहीं रहे हो मिट्टी में या फिर आप उसे वाटरिंग नहीं कर रहे हो या उसमें आप मैन्योर नहीं डाल रहे हो, तो क्या होगा? आपका जो प्लांट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ हमारी होती है क्रॉप प्रोडक्शन में भी कि क्रॉप अगर अगर आप अच्छी क्रॉप चाहते हैं, अगर आप हेल्दी क्रॉप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस जो क्रॉप हमने ग्रो की है उससे फूड क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत अच्छा हो, तो बहुत सारी जो है प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। वो कौन से प्रैक्टिस है, कौन से स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है और यही सारे स्टेप मैं आपको इस पूरे चैप्टर में डिटेल से बताऊँगी। यही जो 7 आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, यही पूरा इस चैप्टर में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट 3 पार्ट मैं इस पार्ट में ही कर रही हूँ और रेस्ट 4 मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी इसके, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी किसी भी सीड को गाड़ने से पहले, किसी भी सीड को बोने से पहले हमें उसका सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि जिस सॉइल पे हम उसे गाड़ रहे हैं, जिस सॉइल में हम उसे बोने जा रहे हैं, वो सॉइल जो है, वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है। उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है सीडलिंग के लिए, उसमें सीड ग्रो कर सके, इसके लिए हमें उस सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ सोइंग, जब हम बीज सो रहे होते हैं, यानी जब हम बीज को बो रहे होते हैं, उसके भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालना है, मैन्योर डालना है, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे की आपको मैं बताऊँगी स्लाइड में। नेक्स्ट वन इज़ इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जितने भी गंदे मतलब जो जितनी भी घास पतवार उगाती हैं या जो भी अनवांटेड प्लांट उगाते हैं उन क्रॉप्स के बीच में, कैसे उनसे प्रोटेक्ट किया जाए, हार्वेस्टिंग कैसे उन्हें काटा जाए और कैसे उन्हें स्टोर करके रखा जाए लॉन्ग टाइम के लिए कि जब-जब हमें फूड की ज़रूरत हो, तब-तब वो फूड अवेलेबल हो सके हमारे पास, उसको हम स्टोरेज से निकाल के यूज़ कर सकें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको 6th और 7th में बता चुकी हूँ कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं? जितने भी हमारे डेड ऑर्गेनिज्म में होते
हैं, वो जब मर जाते हैं, जब जब वो खत्म हो जाते हैं, तो वो सड़-गल के उसमें मिक्स हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट बाहर से डाले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जो न्यूट्रिशन को फिक्स करने का काम करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट को सॉइल में ले आने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं। तो सॉइल में जो है वो बहुत सारा रिच कंटेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ जब आप उसे बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करते हो, तो जो सॉइल की हमारी अपर लेयर हो जाती है, जो हमारी सॉइल की अपर लेयर होती है, वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत ही स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप उस स्टिफ लेयर में, उस हार्ड लेयर में किसी सीड को डाल दोगे या किसी सीड को बोना चाहोगे या किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करना चाहोगे, तो वहाँ पे वो क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या होगा, जो रूट होगी वो अंदर तक नहीं जा पाएगी, जो न्यूट्रिशन होंगे वो जो है वो प्रॉपर नहीं ले पाएगी। तो इसलिए सॉइल को सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उसे लूज़ करना होता है, हमें उसे ऊपर-नीचे करना होता है, उसे हमको खोदना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल हैं, वो अपर मोस्ट लेयर पे आ जाएँ, क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट की रूट होती हैं, वो केवल कुछ सेंटीमीटर अंदर तक ही जाती हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट की जो रूट होती है, वो कुछ सेंटीमीटर अंदर तक ही जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उन्हें खोदेंगे नहीं, अगर हम उन्हें लूज़न आउट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो अंदर तक नहीं जा पाएँगे और वो न्यूट्रिशन अपना ले नहीं पाएँगी, ठीक है, ये चीज़? तो इस वजह से किसी भी क्रॉप के कल्टीवेशन के पहले हमें उस क्रॉप की लूज़निंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे खोदना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम उसे लूज़ नहीं करेंगे, अगर हम उसे खोदेंगे नहीं, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो है जो हमारी जो रूट होगी, उसको एयर कंटेंट नहीं मिलेगा, उसको एयर मिलना बंद हो जाएगी, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी, और इस वजह से क्या होगा, जो हमारा प्लांट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी लूज़निंग और टर्निंग ऑफ सॉइल को लूज़ करना या उसे टर्न करना, ऊपर-नीचे करना, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग और प्लगिंग, ठीक है? टिलिंग या प्लगिंग की प्रोसेस कहा जाता है, और इसमें जो हमारी प्लग्ड फील्ड होती है, उसमें बड़े-बड़े क्लम्प्स होते हैं। बड़े-बड़े जैसे जब आपने उसको खोदा, जब आपने ज क्योंकि आपको पता है, अगर आपने कभी देखा हो किसी को फील्ड में काम करते हुए, तो क्या होता है कि वो जो ऊपर की लेयर होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। तो जब आप उसे खोदते हो या जब आप उसकी टिलिंग करते हो या जब आप उसे लूज़न आउट करने की कोशिश करते हो, तो बड़े-बड़े पार्ट में वो ब्रेक हो जाती है। जो हमारी सॉइल होती है, वो बड़े-बड़े पार्ट में ब्रेक हो जाती है। उसी बड़े-बड़े पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्लम्प्स कहते हैं, ठीक है? बिग क्लम्प्स में ब्रेक हो जाती हैं और उन्हें कहा जाता है क्रम्ब्स, ठीक है? क्लियर हो गया? उन्हें क्या कहा जाता है? क्रम्ब्स कहा जाता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब ये जो हमारा प्रोसेस है, ये जो हमारा टर्निंग आउट ऑफ सॉइल है या सॉइल की लूजनिंग आउट है, ये प्रोसेस जो है, ये हमको इसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। हम हाथ से तो कर नहीं पाएँगे कि हम हाथ से खोद के मिट्टी को लूज़न आउट कर दें या हम उसको हाथ से खोद के टर्न आउट कर दें। तो इसके लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। बेसिकली इस काम के लिए हम 3 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। एक जो है प्लग होता है, एक हो होता है और एक हमारा कल्टीवेटर होता है, जो कि आजकल के मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है। प्लग जो होता है, इसको क्या कहते हैं? ये जो है आपने देखा होगा, जिसे हम हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी तो क्या मतलब, जो बैल जो होते हैं, जो बैल हल से खोदते हैं, जो हल यूज़ करके जो टिलिंग की जाती है, वही सेम होता है। क्या होता है, आगे जो 2 एनिमल होते हैं और पीछे एक वुड का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसमें छोटे-छोटे ऐसे नुकीले होल होते हैं। जब वो जो हमारा बुल है, वो आगे चलता जाता है और वो मिट्टी में धँसे होते हैं, तो वो साथ-साथ खींचते हुए जाते हैं और सॉइल की जो है वो टर्निंग आउट हो जाती है, सॉइल जो है वो लूज़न आउट हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा हो होता है, ये क्या होता है, ये सिंपल हमारा वुड का या फिर आयरन का या मेटल का जो है एक रॉड होता है, जिसके एक साइड पे बेंडेड ब्लेड होता है, और वो ब्लेड क्या करता है, वो ब्लेड जो है वो जितनी भी हमारी वीड्स वगैरह होती हैं, यानी जितनी भी, जिसे हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, या अगर आपको खरपतवार भी नहीं पता, तो जो अनवांटेड प्लांट उगाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं फील्ड में, उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो उन वीड्स को हटाने का काम ये हो करता है, और साथ ही
साथ उसका जो सामने का पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सेम जैसे ये प्लग में होता है कि वो जो है अंदर धँस जाता है और खींचते चले जाइए आप उससे, और वो क्या कहते हैं, मिट्टी जो है वो लूज़न आउट हो जाती है, सॉइल जो है हमारी वो लूज़न आउट हो जाती है। और जो कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर भी क्या होता है, कल्टीवेटर भी सेम वैसा ही होता है जो कि हम अपने बुल के साथ यूज़ कर रहे थे, उसमें लेकिन क्या होता है, इसमें हम एक ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं और इस ट्रैक्टर से जॉइन होता है हमारा वही क्या कहते हैं, एक ऐसे मेटल का पीस होता है, जो कि उसमें नोक निकली होती है, निडल जैसा होता है, जो कि मिट्टी में घुसा दिया जाता है और ट्रैक्टर मूव होता है। ट्रैक्टर के मूव होने के साथ-साथ वो जो होता है, वो अपना मिट्टी को लूज़न आउट करता रहता है और टर्न आउट करता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए इमेज बना रखी है तीनों की। ये देखिए, ये आपको हो की इमेज दिख रही है, ये देखिए ये बेंड ब्लेड है यहाँ पे, ये ग्रिप है पकड़ने के लिए, ये बीम है, ये रॉड है इसी के थ्रू होता है और ये हैंडल है, ठीक है? इससे क्या किया जाता है, यहाँ से वीड वगैरह काटी जाती हैं और साथ ही साथ सॉइल की लूज़निंग की जाती है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये जिसे हम हल कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 बैल हैं, इनके यहाँ पे रॉड लगा के बैलेंस किया गया है और नीचे जो है वो इस तरह का, ये देखिए, इस तरह का नुकीला एक निडल शेप का लगा दिया जाता है मिट्टी में घुसा के। जैसे-जैसे आपका बुल आगे चलता जाता है, वैसे-वैसे मिट्टी जो है, जो हमारी सॉइल है, वो लूज़न आउट होती रहती है। सेम चीज़ ये आपके ट्रैक्टर के केस में है, जिसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। यहाँ देखिए पीछे जो है ये ऐसा सेम नुकीला नीडल लाइक लगा दिया गया है और ये मिट्टी में घुसा हुआ है और जैसे-जैसे ट्रैक्टर मूव करेगा, वैसे-वैसे ये कल्टीवेटर जो है वो मिट्टी को लूज़न आउट कर देगा, सॉइल को हमारा लूज़न आउट कर देगा। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, सोइंग। अब देखिए, अगर हम कोई बीज बोने जा रहे हैं या अगर हम किसी बीज की सोइंग करने जा रहे हैं, किसी सीड की सोइंग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हमारा जो सीड है, वो हेल्दी हो, उसमें किसी तरह की डिज़ीज़ ना हो, वो अच्छे से ग्रो करने में कैपेबल हो, उसके पास रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो, कैरेक्टरिस्टिक हो, वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकने में उसकी पावरफुल हो इतना कि वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है इसका जो सबसे अच्छा मेथड होता है किसी भी चीज़ को किसी भी सीड को सिलेक्ट करने का कि कोई सीड हेल्दी है या नहीं है, जो सबसे वेल नोन मेथड है या जो सबसे ईज़ी मेथड है जो कोई भी कर सकता है, वो क्या होता है कि आपको जो सीड चाहिए, आप जो सीड बोना चाह रहे हो, उसे लो और थोड़े से पानी में डाल के रख दो। थोड़ा-सा स्टिर करो और थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट करने दो। जो सीड पानी में ऊपर आ जाएँगे, जब मैं आपको बता रही थी शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्लास 6 में, तो मैंने आपको बताया था कि वो सारे मटेरियल, वो सारे ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाते हैं, पानी में सिंक आउट कर जाते हैं, जो कि वाटर से हेवियर डेंसिटी रखते हैं। व्हेयर एज़ वो सारे फ्लोट करते हैं जिनकी वाटर से लाइटर डेंसिटी होती है। तो जो सीड वाटर में सिंक कर जाएँगे, दैट्स मीन उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही हेल्दी है, वो अच्छे से एकदम प्रिपेयर्ड है रिप्रोड्यूस करने के लिए। व्हेयर एज़ जो सीड जो है वो वाटर में तैर रहे होंगे, इसका मतलब होगा कि वो सीड जो है वो अनहेल्दी है, अंदर से वो हॉलो है और इस वजह से वो सोइंग के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इसलिए बीज सोइंग करने से पहले, बीज बोने से पहले हमें हेल्दी बीज को सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे हम जितना भी क्रॉप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, हमें मैक्सिमम क्रॉप कल्टीवेट होके मिल जाए, हमें मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सीड का हेल्दी होना और इसके लिए आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन-सा सीड जो है वो हेल्दी है और कौन-सा अनहेल्दी है। क्लियर हो गया? अब इसके लिए भी जो है, जब हम सीड को बोते हैं, जब हम सीड को सो करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है? जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, जो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली यूज़ करते थे, वो एक मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता था, फनल लाइक शेप होता था उसका। क्या किया जाता था, सिंपली वो जो है बुल के साथ जो है अटैच कर दिया जाता था और जैसे-जैसे बुल मूव करता था, इसके अंदर सीड भर दिए जाते थे, ठीक है? जो फनल शेप होता था, उसके अंदर सीड भर दिए जाते थे और वो पाइप के थ्रू 1 या 2 पाइप से अटैच होता था और जैसे-जैसे बुल मूव करता रहता था, धीरे-धीरे वो बीज जो है वो अपने स्पेस पे जा-जा के सो होते जाते थे
उसमें जाके गड़ते जाते थे सॉइल में, ठीक है? ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो है सीड ड्रिल मशीन। ये क्या होता है? ये भी सेम होता है, इसमें हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं और इसमें एक लंबा-सा पाइप होता है और क्या कहते हैं, एक फनल शेप होता है, कंटीन्यूअस उसमें से फनल में से सीड निकलते रहते हैं, ट्रैक्टर मूव करता रहता है और इक्वल डिस्टेंस पे जो है सीड की सोइंग हो जाती है और एकदम एग्जैक्ट डेप्थ पे होती है, जिस डेप्थ पे रिक्वायर्ड होती है, जिस डेप्थ पे हमें वो चाहिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सीड ड्रिल मशीन हो गई इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सोइंग के लिए। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। ये देखिए एक फनल लाइक शेप है और ये बुल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए ये पाइप मूव हो रहा है और जैसे जैसे बुल जो है वो मूव होगा, इसी फनल में ये लोग सीड डालते जा रहे हैं। जो फार्मर्स हैं हमारे, इस फनल में जो है वो सीड डाल रहे हैं और बुल जो है वो मूव कर रहा है और इससे इस पाइप के थ्रू सीड की सोइंग होती रहेगी। सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये फनल होता है, यहाँ पे सीड डाल दिया जाता है और दोनों साइड से जो है ये सीडलिंग होती रहती है, सीडलिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कि जैसे जैसे जो प्लांट होता है, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि प्लांट जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करते हैं, कि वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है, जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है, उसको उनकी रूट एब्जॉर्ब करती है एंड देन जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो क्या होता है कि जो हमारा सॉइल होती है, बार-बार सेम तरह की क्रॉप्स की वजह से जो हमारे क्रॉप्स होती हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो उस सॉइल से सारा मिनरल ले लेते हैं, सारा मिनरल यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और इस यूटिलाइज़ेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है, वो जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है, यानी उनमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। और इसी को पूरा करने के लिए फार्मर्स जो है, वो उसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस डालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं या फिर फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉइल में डाले जाते हैं हेल्दी ग्रोथ और प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए क्रॉप की, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं या फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारी मैन्योर होती है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो सब्सटेंसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव्ड होते हैं, ठीक है? वो सारे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेराइव्ड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो जो हमारी मैन्योर होती है, वो जो है वो सड़े गले एनिमल्स या फिर जो हमारे एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो जो वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, काऊ डंग हो गया, ठीक है? ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, इनको ही हम जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनको ही हम क्या कहते हैं? मैन्योर कह देते हैं, ठीक है? जबकि जो फर्टिलाइजर होता है, वो फैक्ट्रीज में बनता है, वो मैन मेड होता है और उसमें क्या होता है, जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच जो सब्सटेंस होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच जो केमिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस होता है? मैन्योर क्या काम करेगी? मैन्योर जो है वो एक ओवरऑल ग्रोथ का काम करेगी सॉइल के लिए, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या करता है, वो सॉइल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को देता है, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है, जिससे उस सॉइल में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक ऐसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एक ऐसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं जो प्लांट बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है अपनी अपने फूड मटेरियल के तौर पे, तो उसको क्या चाहिए होगा? उसे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा उसे? फार्मर्स क्या करेंगे? एक फर्टिलाइजर लाएंगे जो कि नाइट्रोजन रिच होगा और वो उस सॉइल में डाल देंगे, जिससे कि उस प्लांट की नाइट्रोजन की नीड पूरी होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो है डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये इस साइड पे आपका मैन्योर है और इस साइड पे आपका फर्टिलाइजर है।
ठीक है? तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर मैंने आपको बताया जैसा कि अभी मैन्योर्स इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, यानी ये फील्ड में भी बनाया जा सकता है। इसे कोई भी नॉर्मल इंसान बना सकता है। क्या करेगा वो नॉर्मली? वो सारी जितने भी रेसिड्यू मटेरियल हैं, पत्तियाँ हैं, काऊ मतलब जो गाय और इन सब का जो है, इनका जितना डंग है, कैटल डंग जितना भी है, इसके अलावा जितनी भी वेस्ट है, फ्रूट की पीलिंग वगैरह है, जितनी भी प्लांट का है या जो एनिमल जो है, वो सारे एक जगह पे लेके आएगा, एक जगह पे ओपन स्पेस में इकट्ठा करेगा, उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देगा और अपने आप उसमें बैक्टीरियल बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होंगे और सम टाइम आफ्टर सम टाइम दे विल चेंज इनटू मैन्योर। ठीक है? ये बहुत ही इजीली जो है आपके कोई भी इंसान नॉर्मली उसे बना सकता है। जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड होता है और फैक्ट्रीज़ में बनता है, ठीक है? इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, यानी ये सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस यानी ओवरऑल ग्रोथ करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होता है वो ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जैसे उनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा या फास्फोरस बहुत ज़्यादा होगा या पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया आपको डिफरेंस? एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, एक यूरिया नाम की फर्टिलाइज़र होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सेम 3 प्लांट चूज़ करने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टाइम के लिए उन्हें भिगो के रखना है, जब उनमें सीडलिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, तीनों को 3 पॉट में जो है सो कर देना है। फिर सेम टाइम के लिए आपको उसको सनलाइट में रखना है, सेम टाइम का वाटरिंग करना है, लेकिन एक में आपको क्या करना है, एक में आपको मैन्योर डालना है, दूसरे में आपको यूरिया डालना है और तीसरे में आपको कुछ भी नहीं डालना है, यानी कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी मैन्योर आपको ऐड नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप तीनों को छोड़ रहे हैं, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जितने महीने के लिए आप छोड़ना चाहें, उतने टाइम के लिए आपको उनको छोड़ देना है और उसके बाद उनकी ग्रोथ को कंपेयर करना है। आप क्या देखोगे कि जिसमें आपने यूरिया डाला था, उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेयर टू मैन्योर वाले में, और मैन्योर वाले से भी कम ग्रोथ किसमें हो रही है, जिसमें आपने किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी मैन्योर नहीं डाला था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैन्योर जो होती है, वो हमारा नेचुरल सब्सटेंस तो होता है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए ये उतनी प्लांट की ग्रोथ नहीं कर पाता एज़ कंपेयर टू फर्टिलाइज़र। लेकिन फर्टिलाइज़र जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल बेस्ड होते हैं, तो उससे ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे जो हमारे फार्मर स्ट्रेंट कहे जाते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, या फिर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, वो सारे बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में भी बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो हर कोई क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग की बात कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली यही है कि उसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता, जबकि मैन्योर प्रोसेस को यूज़ करके किसी तरह का केमिकल फ्री जो प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक क्रॉप कहते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है? ऑर्गेनिक फूड आइटम्स कहते हैं, और वो आजकल बहुत ही महँगे रेट में अवेलेबल है मार्केट में। सो इसी वजह से, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है उसका हमारी बॉडी पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अलावा अगर आप कोई थर्ड मेथड की तरफ देखते हो, जो कि आपकी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, वो होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक प्लांट उन्होंने ग्रो की और उसके बाद उस प्लांट में उस प्लांट ग्रो की वजह से, उस क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से उस सॉइल में क्या हुआ, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सीजन में क्या किया, उस क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया और दूसरी तरीके की क्रॉप कल्टीवेट कर दी, जो कि उस न्यूट्रिएंट को कम ले रही है, उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट उसमें कम है, और जिस वजह से वापस से उस सॉइल ने अपने न्यूट्रिएंट कंटेंट को ग्रो कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जो ये आजकल फार्मर्स यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए जितने भी हमारे
मान लीजिए उन्होंने व्हीट को बोया है, तो व्हीट कट करने के बाद उसके बाद वो उसमें लेग्यूमिनस प्लांट बो देते हैं, जिसे हम दलहन कहते हैं, जिसे हम दाल कहते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट की क्या क्वालिटी होती है, मैंने आपको बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं या राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं उस नाइट्रोजन की फॉर्म में जो प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, इन प्लांट को ग्रो करने की वजह से क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। तो क्या इसका मतलब हुआ, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है उसको रिप्लेनिश करते हैं, उसे हम वापस से रीगेन करते हैं। और कैसे रीगेन करते हैं, एक के बाद एक बदल बदल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप को लगा के मिट्टी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। और जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो अपने न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर लेती है, रीग्रो कर लेती है। और इसे ही हम, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन की प्रोसेस कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर की क्या एडवांटेज होती है? ये जो है अगर आप मैन्योर डालते हो तो ये हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारी सॉइल जो है वो ज्यादा वाटर होल्ड कर पाती है एज कंपेयर टू विदाउट मैन्योरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, ये हमारी सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस क्या होता है? पोरस का मतलब होता है खोखली या हॉलो, जिसमें एयर कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज बहुत इजीली होता है और हमारा प्लांट प्लांट जो है वो अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस बहुत इजीली कर पाता है और इसकी वजह से वो हेल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है हेल्दी माइक्रोब्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, उनके नंबर को इंक्रीज करते हैं। और ये हेल्दी माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये भी हमारे प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमारी सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जिससे क्या होता है, सॉइल हम प्लांट हमारा ग्रो करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है, ये पार्ट जो है ये फिनिश हुआ, फर्स्ट पार्ट जो है। और तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलती हूँ। ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।